हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानियों के संग्रह में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी कि तुम हो। उर्मिला शिरीष जी एक चर्चित कहानीकार, उपन्यासकार एवं कुशल संपादक हैं। वे हिंदी साहित्य जगत में एक मजबूत हस्ताक्षर मानी जाती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। क्या हो गया? उसे हार्ट अटैक आया है। अरे कब? अभी शाम को। हम लोग आ रहे हैं, चिंता मत करो। कुछ लाना तो नहीं है? चिंता क्या, मेरे तो पांव तले की जमीन खिसक गई है। भैया संभालो अपने आप को। फ़ोन रखते ही उसने अपने आंसुओं को पोंछा। एक एक करके सब लोग उसके पास आकर इकट्ठे हो गए। आईसीयू में है, 4 दिन रखेंगे। पहले कुछ पता नहीं चला? नहीं, कल रात तो बाहर से आई हैं। मैं खुद लेने गया था। अपने दोनों बैग लिए चली आ रही थी। मैंने मजाक भी किया, तुम तो बड़ी फ्रेश लग रही हो, कहो तो अमेरिका की फ़्लाइट में बैठा दूँ। तो बोली, तुम नज़र मत लगाओ, संयोग देखो कि कल मैंने यूं ही ऑफिस से फ़ोन कर दिया था कि मेरी सीएल चढ़ा दो। इतने दिनों से हम दोनों अकेले थे। प्रोग्राम बनाया था कि आज रात को कहीं डिनर पर जाएंगे। घर आकर बैग एक तरफ रखे और बाई को खाना बनाने के लिए बोला। कैसी रही तुम्हारी स्पीच? लोगों से मिलना जुलना हुआ? कौन कौन मिला? किस किस की तुमने अपनी स्पीच से रात की नींद उड़ा दी? हर रोज़ मैं तुम्हें बताती तो रहती थी, फिर भी कुछ तो मज़ेदार किस्से सुनाओ। पहले खाना। दूसरे सुबह उन दोनों ने सारे काम निपटाए। बच्चों के लिए सामान खरीदना था, एलआईसी ऑफिस जाना था, बैंक का काम निपटाना था। लौटते हुए माँ से मिलते हुए चलेंगे। बहुत याद कर रही थी। दोनों ने ये तय किया था। सारे काम निपटाते हुए शाम के 5 बज गए थे। पहले घर चलते हैं, थोड़ा आराम करके फिर माँ के पास चलेंगे। ठीक है। वे दोनों घर पहुँचे। हल्की सी ठंडक अभी भी हवा में थी। बसंत ऋतु की खुशबू का एहसास हो रहा था। उमेश ने कपड़े बदले, उसने हाथ मुंह धोया और चाय बनाने लगी। अजीब सा लग रहा है, कंधे में तेज दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लग रहा है जैसे पूरे सीने को किसी ने जकड़ लिया हो। हवा में बैठो, गहरी गहरी सांसें लो, मैं मेडिसिन देता हूँ। उमेश ने एक साथ 3 गोलियां उसे खिलाईं। आराम मिला? नहीं, इतना तेज दर्द तो कभी नहीं हुआ, सांस ही नहीं निकल रही है। गाड़ी में बैठो पीछे की सीट पर, मैं स्वयं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, ड्राइवर का इंतज़ार नहीं कर सकते। चेहरा बाहर निकालो। उमेश उसे हिदायत देते जा रहे थे। पहले कंधा दिखा दो। नहीं, पहले कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। अब कुछ कुछ ठीक लग रहा है, वापस चलें, कल दिखा लेंगे। नहीं नहीं, अभी चलते हैं। रात में फिर से दर्द उठ गया तो? उमेश को किसी अप्रत्याशित हादसे के घटित होने का आभास हो रहा था। कोरोना के बाद लोगों की हार्ट अटैक से ही ज़्यादा मृत्यु हो रही थी। परसों भी ऐसा ही दर्द हुआ था, बहुत तेज। मैंने पेन किलर ले ली थी। अब तक वे दोनों हृदय रोग विशेषज्ञ के हॉस्पिटल में आ गए थे। जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर थी। तुरंत ईसीजी किया, ब्लड प्रेशर, शुगर। आप चलकर आई हैं? डॉक्टर ने पूछा। हाँ। व्हील चेयर पर बैठिए। क्या हुआ? उसने आश्चर्य से पूछा। बैठिए तो, एक कदम भी नहीं चलना है। उमेश ने देखा जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर से बात कर रहा था। फिर उसने मोबाइल उमेश को पकड़ा दिया। 5 मिनट बाद ही वो आईसीयू में थी। उसके टेस्ट किए जा रहे थे। बताओ भी क्या हुआ? वो उमेश से पूछ रही थी। उमेश चिंतित खड़े थे। उनका चेहरा तनाव के कारण मुरझा गया था। हार्ट अटैक? तुम तो ऐसे चल रही थी जैसे हार्ट अटैक ना होकर कोई सामान्य सा दर्द हो। परसों जो दर्द उठा था वो भी माइल्ड अटैक था। भगवान ने बचा लिया, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उमेश ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा। बहुत हो गया, सब छोड़ो छाड़ो, अब अपने पर ध्यान दो। और 1 घंटे बाद ही सारा परिवार अस्पताल में था। लगातार सबके फ़ोन आ रहे थे। क्या कहा डॉक्टर ने? मैसिव अटैक था, अभी तो 4 दिन लगेंगे स्टेबल होने में। एंजाइन बढ़ गए हैं, धीरे धीरे कम होंगे। आप लोग भाग्यशाली हैं कि समय पर हॉस्पिटल आ गए, वरना आप ना होते तो क्या ये रास्ते में ही कह रही थी कि वापस घर चलते हैं कंधा दिखाकर? पर मुझे लग रहा था कि हार्ट का मामला है, इसीलिए मैं सीधा यहाँ लेकर आ गया। हे भगवान, तूने उसे बचा लिया, कहकर उमेश फिर से अपने आंसू पोंछने लगे। ये क्या भैया, आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? हमारी भाभी बहुत हिम्मती हैं। 4 दिन बाद एंजियोग्राफी करेंगे। आप घर जाकर आराम करो। नहीं, मैं यहीं रुकूंगा।
मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। रात भर कुर्सी पर बैठना आपके बस का नहीं है। बीमार हो गए तो भाभी की देखभाल कौन करेगा? मैं नीचे सोफे पर सो जाऊंगा, मुझे ही रुकना चाहिए। आप क्या कर लोगे? डॉक्टर हैं ना। मेरा रहना जरूरी है, कहकर उमेश सोफे पर पांव पसार कर लेट गए। आंखों के सामने आरोही का चेहरा घूम गया। दर्द से तड़पती फिर भी बातें करते हुए आ रही थी, जैसे मामूली दर्द हो। इतनी बड़ी बात सुनकर भी बस उमेश का चेहरा देखे जा रही थी कि चिंता मत करो। उमेश उठकर बैठ गए। घुटन सी हो रही थी। नीचे खामोशी पसरी थी। ऊपर जाकर देखा, आरोही की बहन कुर्सी पर बैठी ऊँघ रही थी। तुम जाकर आराम कर लो, मैं बैठता हूँ। उमेश कुर्सी खींचकर आरोही के पलंग से सटकर बैठ गए। उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। डॉक्टर उनके पास आकर बोला, सर आप आराम करिए, सब ठीक है। सब ठीक ही होना चाहिए। मैडम बहुत स्ट्रांग है, मैसिव हार्ट अटैक झेल गई। उन्होंने आरोही का हाथ और जोर से पकड़ लिया और माथे पर उंगलियां फेरते हुए एकटक देखने लगे। चौथे दिन दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए जहां एंजियोग्राफी होनी थी। एडमिट करवाने की सारी प्रक्रिया पुनः दोहराई गई। आरोही ने अपना क्रेडिट कार्ड उन्हें थमा दिया। पैसे की चिंता मत करना, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। एंजियोग्राफी के बाद सबके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। 90% ब्लॉकेज है। स्टेंट, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी। सब अपने अपने स्तर पर इन तीनों विकल्पों के बारे में चर्चा कर रहे थे। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे, डॉक्टरों के बारे में पता कर रहे थे। डॉक्टर तो तुरंत स्टेंट डाल देते हैं, इतना समय ही नहीं देते हैं। वो सब मेरे और मेरे दोस्तों के पहचान है, इसलिए प्रोफेशनली बात नहीं कर रहे हैं। हार्ट अटैक आया क्यों? पूरी जिंदगी भागदौड़ में निकल गई, कभी आराम नहीं किया। एक अकेली महिला 4 आदमियों के बराबर काम करती रही, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। इन बातों का भी समय नहीं है, पहले ये सोचना है कि बाईपास सर्जरी करवाएं तो कहाँ। इनकी पूरी टीम है, सब पहचान के हैं, यहीं करवा लेते हैं, उमेश के दोस्त ने कहा। नहीं, सेकंड ओपिनियन लेना जरूरी है। आईसीयू में आरोही आसपास के मरीजों को देख रही थी। बीच में पड़े पर्दे के पीछे हर मरीज अपने जीवन को बचाने में लगा था। उनके परिवार के सदस्य बारी बारी से आ जा रहे थे। डॉक्टर वर्मा का कहना है कि बाईपास सर्जरी यहीं करवा लो। यहाँ का कार्डिक सर्जन मुंबई से आया है, उसका हाथ भी अच्छा है। शाम को डॉक्टर देसाई उनके सामने खड़ा था। उम्र लगभग 40 वर्ष होगी। गोरा चिट्टा, चश्मा लगाए उसके हाथ में एक कागज़ था जिसमें सारी हृदय बाईपास सर्जरी से संबंधित सारी बातें लिखी थीं। गैप परसेंटेज 2 से 3%। उसकी नज़रें वहीं ठहर गईं। क्या आप श्योर हैं? अब समय बदल गया है, बहुत कम रिस्क है, कुछ अनहोनी हो जाए तो अलग बात है। मुझे कुछ समय दीजिए, बच्चों को बताना होगा। सर्जरी तो डॉक्टरों को करनी है, डॉक्टर देसाई ने कहा। फिर भी इतनी बड़ी सर्जरी है, बच्चे नाराज हो जाएंगे। डॉक्टर देसाई उसका चेहरा देखे जा रहे थे। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, देखिए आप मेरे दोस्त के दोस्त की पत्नी हैं, इस नाते मैं आपको इतना समझा रहा हूँ। आपको भी मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। बस एक दिन का समय दीजिए डॉक्टर साहब, कहकर उसने चेहरा फेर लिया। डॉक्टर देसाई कुछ क्षणों बेबस सा उसका चेहरा देखते रहे, फिर चले गए। ज़बरदस्ती है क्या? कहीं और भी तो पता करना चाहिए। पर टीम अच्छी है, इनकी रेटिंग भी अच्छी है। पर भाभी, मैं एकदम सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ सर्जरी करवाएं। जो माने हुए हॉस्पिटल हैं, उनके यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, उनसे एक बार तो बात करना चाहिए, उमेश के दोस्तों ने कहा। बहुत बदलाव आ गया है हॉस्पिटल में। नर्सों ने भी पता नहीं कहाँ से ट्रेनिंग ली है, आधा हॉस्पिटल खाली पड़ा रहता है। दूसरे हॉस्पिटल आ गए हैं कंपटीशन में। नर्सिंग होम चलाना मजाक नहीं है, डॉक्टरों पर भी प्रेशर रहता है। वो लगातार सुन रही थी, सोच रही थी। ये तीसरा दिन था। एक्सरे के लिए लिफ्ट में जा रही थी कि 2 वार्ड बॉय आपस में बात कर रहे थे। किसका केस लेकर जा रहे हो? दूसरे ने कहा, डॉक्टर चतुर्वेदी सर का। आज 4 ऑपरेशन हैं। काहे के? सिजेरियन है। और बाईपास सर्जरी? बाईपास सर्जरी अब होती कहाँ है? क्यों? महीने में एक आध बाईपास सर्जरी हो जाए तो बहुत है। पिछले महीने बस एक गांव का केस आया था। अब क्यों नहीं होती? लोग बाहर जाने लगे हैं। यहाँ तो वही लोग आते हैं जिनके पास बाहर जाने की पैसों की गुंजाइश नहीं होती है या जिनकी अपनी मजबूरी होती है। डॉक्टर कैसे हैं? बड़ी तारीफ सुनी है। वार्ड बॉय ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए।
जब वार्ड बॉय की ये राय है तो सोचो अस्पताल की क्या हालत होगी, उसने मन ही मन सोचा। स्टेंट का मना हो गया था। डॉक्टर देसाई ने ऑपरेशन की डेट भी फिक्स कर दी थी। शाम को वे फिर सामने खड़े थे। आपकी बाईपास सर्जरी गुरुवार को रख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था ना डॉक्टर कि बच्चों को आने देते हैं। कब पहुंच रहे हैं? 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। देखिए मैडम, सर्जरी के बाद आप आईसीयू में रहेंगी। वैसे भी बच्चे आपसे ज़्यादा मिल नहीं पाएंगे। एक तरह से आप बच्चों का और अपना अच्छा टाइम बर्बाद कर देंगी। अच्छा होगा कि आफ्टर सर्जरी आप उनसे मिलें। वो चुप रही। तो ओके है? डॉक्टर देसाई ने दोबारा पूछा। मैं आपको बताती हूँ। नहीं, क्लियर बताइए, मुझे अपने शेड्यूल में लेना होगा। डॉक्टर साहब, आप बुरा ना माने, पर सर्जरी तो मैं बच्चों के आने के बाद ही करवाऊंगी। वो भी अपनी बात पर अड़ गई। डॉक्टर देसाई ने अपनी मुस्कुराहट सिकोड़ी और भारी कदमों से चले गए। डॉक्टर देसाई ने 3 महीने पहले ही इस अस्पताल में ज्वाइन किया था। मुंबई में पैसा भले ही कम मिल रहा था, पर सर्जरी लगातार होती रहती थी। लेकिन यहाँ आकर उनका दिल ही बैठ गया था। हर डॉक्टर को अपने लिए पेशेंट जुटाने पड़ते थे। हर एक का हर जगह कमीशन फिक्स था। पेशेंट को 100% कन्विंस करना डॉक्टर की ड्यूटी में शामिल था। आंतरिक राजनीति अलग चलती थी। मेरा पेशेंट तेरा पेशेंट की विभाजन रेखा को वो आज तक नहीं भेद पाया था। स्थानीय डॉक्टरों से अभी तक उतने अच्छे संबंध नहीं बने थे कि वो अपने फेवर के लिए कह सके। इस बीच नेताओं की हिस्सेदारी वाले कई हॉस्पिटल खुल गए थे और उनका प्रचार प्रसार जोर से किया जा रहा था। डॉक्टर देसाई, क्या हुआ आपके पेशेंट का? कब प्लान की है उनकी सर्जरी? हॉस्पिटल के हेड ने पूछा। मैडम, गुरुवार को रखी है, पर वो लेडी अपने बेटे के आने के बाद बाईपास सर्जरी कराने को बोल रही है। बेटे के आने के बाद? क्यों? अभी तो 4 दिन रखे हैं, तब तक उसका मन बदल सकता है। बहुत कन्विंस कर रहा हूँ। मैं पर्सनली जाकर मिलकर आया हूँ, हर तरह से समझाया है। देखो, जाना नहीं चाहिए, उन्होंने हिदायत दी। जी मैडम। कह तो दिया, लेकिन डॉक्टर देसाई स्वयं पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मेरा क्या, आपका हॉस्पिटल ही अपनी साख गिराता जा रहा है। एक तो इतना महंगा बना रखा है, सबके पास इंश्योरेंस पॉलिसी तो होती नहीं है, और हर कोई सरकारी सेवा में भी नहीं होता है। बेड नंबर 5 वाली मैडम के क्या हाल हैं? ठीक हैं। डॉक्टर देसाई ने साथ वाले डॉक्टर को साथ लिया और बेड नंबर 5 की तरफ चल दिए। बेड नंबर 5 वाली मैडम उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी। मैडम, आप जैसी साहसी मरीज मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। अटैक के बाद भी आप एकदम सामान्य हैं, और सर्जरी होने के दिन करीब आ रहे हैं, फिर भी आप मुस्कुराती रहती हैं। थैंक्स डॉक्टर साहब। तो फाइनल कर लिया ना? नहीं डॉक्टर साहब, मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। इस बीच बेटा भी आ जाएगा तो थोड़ा सोच भी लूँगी। मैडम, अगर आपकी जगह कोई और पेशेंट होता तो अब तक हमने बाईपास सर्जरी कर दी होती, क्योंकि जितने दिन टालती जाएंगी आपके लिए लाइफ का रिस्क बढ़ता जाएगा। सोचिए, अभी भी आप रिस्क पर हैं। आप लोग तो हैं, कोई इमरजेंसी आई तो आ जाएंगे। डॉक्टर देसाई का चेहरा उतर गया। मैं आपके पास ही आऊँगी, प्लीज़ आप डिस्चार्ज करवा दें। सोच लीजिए मैडम, आप गलत कर रही हैं। नीचे काउंटर पर आप बिल वगैरह का पेमेंट करवा दें। सलोनी गई है, शायद डिस्चार्ज करने में भी वहाँ बहस हो गई थी। बिलों का पेमेंट कर दिया था, पेपर आने शेष थे। उसने नर्स से पानी मांगा। आपके पास नहीं है? नर्स ने रूखे मन से कहा। नहीं, अभी तक तो आप ही पिला रही थी। आप तो डिस्चार्ज हो रही हैं? हाँ। एसी बंद है क्या? शायद। क्यों बंद कर दिया गया? कितनी गर्मी है। उसने देखा, पूरे हॉल में पंखे भर चल रहे थे। वो कुर्सी पर बैठी थी, उसके कपड़े बदल दिए गए थे। क्यों देर हो रही है? पानी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, गर्मी लग रही है। ऑक्सीजन की नली निकाल दी गई थी। क्यों देर हो रही है? पानी भी नहीं दे रही है और एसी बंद कर दिया है। उसने पति को फ़ोन लगाया। पति सीधे डॉक्टर के पास गए। ये क्या तरीका है? अगर पेशेंट ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता है तो उसके साथ ऐसा बिहेव करोगे? सिस्टर पानी नहीं दे रही है, एसी बंद कर दिया है, अभी कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? पूरे मैनेजमेंट तक खबर पहुंच गई। डॉक्टर, स्टाफ की सीनियर नर्स और 2 लोग पति के साथ दौड़े दौड़े आए। एसी क्यों बंद किया? पंखा क्यों नहीं चलाया? तत्काल एसी चलाओ या पंखा चलाओ। क्यों सिस्टर, आपकी ड्यूटी थी ना? जी। फिर पानी क्यों नहीं पिलाया? मैडम डिस्चार्ज हो गई हैं।
अभी डिस्चार्ज पेपर तो नहीं आया ना? सॉरी सर। तब तक सलोनी पानी की बोतल लेकर आ गई थी। मुझे क्या पता था कि डिस्चार्ज के बाद पानी नहीं पिलाएंगे, अन्यथा मैं पहले ही बोतल ला कर रख देती। अकेला छोड़कर क्या गई? आप तो निश्ता पर उतर आए। अच्छा ही हुआ जो आपके यहाँ सर्जरी नहीं करवा रहे हैं। 1 मिनट नहीं रुकना है आपके हॉस्पिटल में, मैं 0 रेटिंग दूंगी। चलिए आंटी। सारे लोग उसके आसपास खड़े थे। सॉरी मैडम। डॉक्टर देसाई के लिए ये एक बैड लक था, पर साथ में बहाना भी कि यहाँ का स्टाफ बेहद रूड है, पेशेंट के साथ इस तरह का व्यवहार करता है। 3 घंटे बाद वो बाहर निकली ये प्रतिज्ञा करके कि दोबारा इस हॉस्पिटल में कदम नहीं रखेंगी। बेटे के आते ही नए अस्पतालों और डॉक्टरों की खोज आरंभ हो गई। हर डॉक्टर की रेटिंग चेक कर रहा था वो। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए फ़ीस जमा कर रहा था। कितने दिन, कैसी टीम होगी, कितनी फ़ीस होगी, हिंदुस्तान भर के डॉक्टरों की जानकारी इकट्ठा हो गई थी। देखो बेटा, सबसे अच्छी सर्जरी करने वाला डॉक्टर होना चाहिए। पैसे की चिंता मत करो। जीवन भर तुम्हारी माँ ने हम सबके लिए किया है, उसके लिए करने की बारी अब हम सबकी है। इस बीच डॉक्टर देसाई ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वे लगातार फ़ोन किए जा रहे थे, दूसरे साथी डॉक्टरों से भी कहलवा रहे थे। अब तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर तय हुआ कि दिल्ली ही जाना चाहिए। वहाँ अपना कोई भी नहीं है। वैसे भी सर्जरी के बाद मिलने कहाँ देते हैं। देखो बेटा, फिर भी सोच लो। दिल्ली वालों ने कहा, यहाँ क्यों आ रहे हो? भोपाल इंदौर आपके लिए ठीक रहेगा। फिर भोपाल और इंदौर के हॉस्पिटलों और डॉक्टरों के बारे में नए सिरे से सर्च की गई। जिन लोगों ने वहाँ ऑपरेशन करवाया था उनमें से एक पेशेंट से बात की। उन्होंने हॉस्पिटल और डॉक्टर की इतनी प्रशंसा की कि फाइनली वहीं जाने का निश्चय किया गया। जिस दिन उसकी सर्जरी होनी थी उसको तैयार करके थिएटर में ले जाया जा रहा था। उस समय डॉक्टर देसाई सलोनी को फ़ोन कर रहे थे। क्या डिसाइड किया है? मैंने उनको नहीं बताया है। उन्होंने एंजियोग्राफी की जो सीडी दी है वो अधूरी है। मालूम है, 2 बार लड़के को भेजना पड़ा सीडी लेने के लिए। वहीं से पता चल गया होगा कि हम कहीं और से सर्जरी करवा रहे हैं। तीसरी बार लड़के को भेजा तब कहीं जाकर उन्होंने फुल सीडी दी। पहले स्नान, फिर शरीर के हर हिस्से के बालों की शेविंग, ब्रश, माउथ वॉश के कुल्ले, फिर गाउन, सिर पर कैप। जब वो स्ट्रेचर पर अंदर ओटी में जाने का इंतज़ार कर रही थी तब उसे पति और बेटे की आंखें याद आ रही थीं। आखिरी वक्त वे दोनों गैलरी में खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। क्षण भर के लिए मन में घबराहट की एक लहर दौड़ गई। हालांकि बाईपास सर्जरी के 99% केस सफल होते हैं। 1% केस बिगड़ने की संभावना रहती है। कहीं 1% में वो नहीं, सब ठीक होगा। उसके साथ एक और पेशेंट था जो सामने के रूम में था। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष रही होगी। एक के बाद एक डॉक्टर को आज 5 सर्जरी करनी थी। हाथ में बंधी पट्टियों पर लिखा गया था नंबर। फिर शुगर पेशेंट। ओटी हॉल को देखकर मन में अजीब सी धुकधुकी होने लगी। डॉक्टर किसी पेशेंट की सर्जरी कर रहे थे। धीरे धीरे अंदर होने वाली जांचों के बाद उसे क्षण भर होश नहीं था। जब उसे होश आया तो वो बात नहीं कर पा रही थी। उसे सबकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैडम अभी वेंटिलेटर पर हैं, पर बोलने की कोशिश मत करिए। अगर नली निकल गई तो आपकी आवाज़ चली जाएगी। बस 2 घंटे और। किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा वो आवाज़ों की दुनिया में होते हुए भी आवाज़ विहीन है। वो स्वयं को नहीं देख सकती थी कि गले में हाथ पर नलियों का जाल सा लटक रहा था। जब वो आईसीयू में आई तो पति और बेटे को सामने देखकर रो पड़ी। पगली, भगवान ने सब अच्छा किया, मेरा महारथी जीत गया। उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर ही स्यूट लिया हुआ था जहाँ बेटा और पति रुके थे। एक डॉक्टर आता और पीठ पर हल्के हल्के मुक्के से मारता, दूसरा चेक करने आता। वार्ड बॉय भगवान की तरह नज़र आते जो हर पल ध्यान रखते। तीसरे दिन उनको रूम में शिफ्ट किया जाना था कि लगभग रात के 3 बजे उसे अपने बाईं तरफ कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। छूकर देखा तो खून रिस रहा था। उसने वार्ड बॉय को बताया। उसने ड्रेसिंग बदला। अब खून ज़्यादा आने लगा। उसने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने चारों तरफ देखा, टटोला और पुनः ड्रेसिंग बदली, लेकिन खून रिसना बढ़ता ही जा रहा था। अब एक की जगह 2 डॉक्टर आ गए थे। क्यों हो रही है ब्लीडिंग? पता कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को बुलाइए। हम उन्हें यहाँ नहीं बुला सकते हैं। मेरे हस्बैंड को बुलाइए। डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे। ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। खून अब एक पतले फव्वारे की तरह ऊपर को उठ रहा था।
अब तीसरा डॉक्टर, मुख्य डॉक्टर जिन्होंने सर्जरी की थी, उन्हें कॉल कर रहा था। सर जल्दी आइए, डॉक्टर मेरे हस्बैंड को बुलाइए, उन्होंने ज़ोर से कहा। डॉक्टर साहब को खबर कर दो। उमेश 3 बजे तक जागे हुए थे। बेटा थोड़ी देर पहले ही सोया था। उनका मन घबरा रहा था, अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या बात है, कोई अनहोनी घटने का अंदेशा उन्हें हो रहा था। हे भगवान, सब ठीक होना चाहिए कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। नीचे आइए, इमरजेंसी है। क्या हुआ? उन्होंने बेटे को जगाया। 3 बॉटल खून ले आइए। हुआ क्या? ब्लीडिंग हो रही है, दोबारा ऑपरेशन करना होगा। काटो तो खून नहीं। गिरते गिरते स्वयं को बचाया। 3 बॉटल खून, पेपर्स पर हस्ताक्षर। उधर अंदर बेड के पीछे डॉक्टरों का वो हाथ पकड़े हैं। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, मैं जीना चाहती हूँ। मेरे बच्चों और पति का कोई नहीं है। प्लीज़ डॉक्टर, मैं जीना चाहती हूँ। उसने देखा मुख्य चिकित्सक निर्मल आ गए थे। उन्होंने जोर से उस स्थान को दबाया। उसके मुख से एक चीख निकली और अंतिम शब्द थे, हे महाकाल। सबके फ़ोन आ रहे थे। बेटा रो रहा था, माँ का दोबारा ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है। पर कल तक तो सब ठीक था। क्रिटिकल हालत है। सुमन प्लीज़ कुछ करो, जीवन में मैंने एक भी पुण्य का काम किया हो तो उसे बचा लेना। वे रो रहे थे। तुम जाओ, महामृत्युंजय का जाप करवाओ, कितना भी पैसा लगे लग जाने दो, जो करना हो करो। बहनें दौड़ पड़ी हैं, देखने जाना है। उनका पति डरा रहा है, मुश्किल है, कोई चमत्कार ही होगा। शुभ शुभ बोलो। इधर मथुरा, काशी, बनारस सब जगह फ़ोन करवाए जा रहे थे। कोई हवाई जहाज़ से तो कोई गाड़ी से उसकी जन्मभूमि पहुंच रहे हैं। महामृत्युंजय जाप चल रहा है। उन्होंने अपने पारिवारिक पंडित को फ़ोन किया। पंडित जी पूजा आरंभ करो, अखंड पूजा, जब तक कि मैडम को होश नहीं आ जाता। उसकी एक दोस्त महाकाल की परम भक्त थी, उसका लगातार फ़ोन आ रहा था। पिछले दिनों से पूजा कर रही थी। ललिता जी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं शव हो जाऊंगा। दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं, लगातार रो रहे हैं। स्थानीय मित्र के डॉक्टर और परिचित सब आ गए थे। सब ठीक होगा, आप रोना बंद करिए। वे सब उनको सांत्वना दे रहे हैं। हिंदुस्तान भर से फ़ोन आ रहे हैं। हर व्यक्ति को उसकी चिंता है। हर कोई जानना चाहता है। दूसरा बेटा एक पाँव पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का जाप कर रहा है। बस प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं और आंसू। 72 घंटे में होश आएगा, वेंटिलेटर पर है। आ तो जाएगा ना? क्या हुआ? होता है कभी कभी, रेयर में से रेयरेस्ट केस है ये। मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। बेटा और बहन देखने गई, डॉक्टर भतीजी के साथ। पेशेंट कहाँ है? ये है। सामने देखा, एक फूला हुआ शरीर वेंटिलेटर पर पड़ा है। बेटा बाहर आकर रोने लगा। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे चक्कर सा आ गया था, फिर उसको क्यों जाने दिया? श्रद्धा पल पल की खबर रख रही थी। डॉक्टर होने के नाते उसे बात करना, अंदर जाना अलाउ था। 72 घंटे, 72 युग की तरह, सामने जैसे 72 पहाड़ खड़े हों जिनके पीछे वो पड़ी है। बस वो ध्यान लगाए प्रार्थना कर रहा है। फ़ोन पर जवाब देना, स्थिति बताना, बेटे के हिस्से में ये काम भी था। पापा, पहले ऑपरेशन में कहीं कोई चूक हुई है। इससे अच्छा अपन दिल्ली ही चले जाते या मुंबई। इनकी टीम ठीक नहीं है। पहले माँ खतरे से बाहर आ जाए। आप यहीं रहो, मैं देख कर आता हूँ। बेटा जानता था पापा माँ की हालत नहीं देख पाएंगे। उधर पूजा हवन चल रहा है। गांव में 12 पंडित एक साथ महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। अब 44 घंटे बचे हैं। अब 20 घंटे बचे हैं। अब 11 घंटे। अब 5, अब 4, अब 2, अब 1। वे खड़े हैं, अपनी दोनों हथेलियों को देखकर पाठ कर रहे हैं। हे ईश्वर, तू मेरी जान ले लेना, उसको बचा लेना। वो नहीं तो मैं कुछ नहीं, मैं मर जाऊंगा। मेरे बच्चे टूट जाएंगे। मैं अपना जीवन सौंपता हूँ, उसको वापस लौटा दो। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी। उधर उसे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मिली जुली आवाज़ें। उसने आवाज़ निकाली, मैडम पाइप को निकालना नहीं है, बस 2-3 घंटे की बात है। वो सुन पा रही है पर बोल नहीं पा रही है। वो बोलना चाहती है, मेरे पति और मेरे बेटों को बुलाओ, पर नहीं, आवाज़ अभी पाइप में बंद है। पापा, माँ को होश आ गया। वे खड़े खड़े बेटे के गले लगकर रो पड़े। हे ईश्वर, तू महान है। सबको खबर कर दो, सब परेशान थे। माँ को कल शायद यहाँ शिफ्ट करेंगे। नहीं, वहीं रहने दो, अभी मैं देख नहीं पाऊँगा। डॉक्टर ने आकर उन्हें गले लगाया।
आप खुद डॉक्टर हैं और इतने कमज़ोर, रो रो कर पूरा अस्पताल भर दिया। मैं बहुत घबरा गया था। ललिता जी, उसको होश आ गया, आपकी पूजा सफल हुई। रूम में जब आई तो देखा उमेश सामने खड़े हैं, टप टप आंसू टपक रहे हैं। तुझे कुछ हो जाता तो मैं 2 दिन भी जिंदा न रहता, तूने तो मेरे प्राण ही निकाल दिए थे। शाम को डॉक्टर राउंड पर आ रहे हैं, मिलने वाले अलग। मैडम, आपके पति ने रो रो कर हम सबको चिंता में डाल दिया था। रात भर बेटे जाग रहे हैं, एक पापा के पास, दूसरा उसके पास। रात में ये कराती है तो बेटा उठता है, नर्स आती, पेशाब करवाती। कई बार बेटा बच्ची बनी माँ का नाड़ा बांध रहा होता। 7 दिन और चेकअप, वॉक करवाना, गले में फंसे कफ को बाहर निकालना। उसने स्वयं को जब देखा तो पहचान नहीं पाई। ये क्या? सब ठीक हो जाएगा मैडम, अच्छे से खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए। साहब बहुत घबरा गए थे, बस रोते रहते थे। अब वो हर पल साथ बैठे हैं कमरे में। माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए डॉक्टर्स हंसी मजाक कर रहे हैं, दोस्त रिश्तेदार आकर बधाई दे रहे हैं। आप पर भगवान की कृपा है और जीजा जी और बच्चों का भाग्य। मुझे ऑपरेशन के समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना चल रहा हो। मैंने देखा 4-5 डॉक्टरों के बीच बाबूजी खड़े हैं। क्या वे उस समय मेरी जान बचाने के लिए आए थे? सबने मिलकर आपको नया जीवन दिया है, बस अब केवल अपनी सेहत संभालनी है, अपना जीवन, जीजा जी और बच्चों का भी। बहुत कठिन समय झेला है डॉक्टर साहब और बेटों ने, बस आप स्वस्थ रहें। उमेश रात रात भर जाग कर हाथ पकड़ कर बैठे हैं। 1 महीने की छुट्टी और बढ़ा दी है। रात रात भर जागते हुए सिर पर हाथ फेर रहे हैं, चेहरे की मसाज कर रहे हैं। अभी सीने में तनाव है, टाँके नहीं कटे हैं। शुगर के कारण देर हो रही है। घर में ड्रेसिंग करने वाला ड्रेसर आ रहा है, अलग रूम में रखना पड़ रहा है। बड़े भाई ने बड़ी मुश्किल से आने दिया क्योंकि डॉक्टर ने अनुमति दे दी थी। यहाँ भतीजी की निगरानी में सब चल रहा था। दुनिया आए जाए पर वे कहीं नहीं जा रहे थे। चेकअप के लिए साथ में जाते, सामने खाना खिलाते। बेटों को लौटना था पर वे भी छुट्टी पर छुट्टी बढ़ाए जा रहे थे। फिर बहनों और बहनों की बेटियों ने जिम्मेदारी ली। कब कौन रुकेगा, कब कौन साथ में रहेगा। और उन्हें जो सदमा अंदर ही अंदर बैठा था, या 2 महीने से रात दिन जागे हुए थे, चिंता में डूबे थे। वो वॉक करती तो सामने खड़े हो जाते। आज मैं चाय बनाता हूँ, उस दिन उन्होंने कहा। नहीं, बाई आकर बनाएगी या चारू। मैं वॉक करती हूँ तब तक वे सब आ जाएंगी। वे घर के बाहर सड़क पर धीमे धीमे कदम कदम वॉक कर रही थीं। अंदर आई तो सामने देखा वे कमर पकड़ कर खड़े थे। क्या हुआ? मैं स्लिप हो गया। कहाँ? किचन में। वहाँ क्यों गए थे? मैंने सोचा तुम लौट कर आओगी तो बढ़िया चाय पीने को मिलेगी, अपन दोनों साथ में चाय पियेंगे। चोट लगी? धड़ाम से गिरा, फिर उठने की कोशिश की, फिर कुर्सी के सहारे गैस बंद करने गया। उन्होंने कराहते हुए कहा, देखो मैंने मना किया था ना कि किचन में मत जाना, पानी पड़ा रहता है। तुम सुनते ही नहीं हो। पता नहीं कितनी गहरी चोट लगी होगी। ड्राइवर आ जाए तो दिखा कर आओ। वे अपनी कराह को छुपाकर मुस्कुरा रहे थे, पर कुदरत और ईश्वर के सामने किए गए संकल्प ने क्या अपनी यात्रा आरंभ कर दी थी? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी कि तुम हो। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।